हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। और मैं ये वीडियो जो था एमसीक्यू का बेसिकली पूरा का पूरा कंपाइलेशन इसको कल ही अपलोड करने वाली थी, और मैंने आपको बताया कि कुछ ग्लिच हो गया था, इसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि इसमें कितने ज़्यादा एफर्ट्स लगे हैं इस पूरे वीडियो को कंपाइल करने में, वीडियो को तैयार करने में। तो अगर आपको ज़रा सा भी ये वीडियो पसंद आता है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बिकॉज आप एक बार उसको सब्सक्राइब कर देते हो ना चैनल को, तो मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। मुझे फील होता है कि नहीं भाई, मेरे बच्चे जो है वो चाहते हैं इस कंटेंट को देखना, और आई हैव टू कंटिन्यू इन एनी वे। ठीक है, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ऑलमोस्ट हमारे 94 सब्सक्राइबर्स जो है वो हो चुके हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 100 सब्सक्राइबर्स आज की ही टाइम पीरियड में, आज के ही दिन कंप्लीट करा दोगे। एक और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में अगर आपने 15 लाइक्स कंप्लीट कर दिए, 15 लाइक्स का मैं एक आपको छोटा सा टारगेट दे रही हूँ, अगर ये कंप्लीट कर दिया तो पार्ट 2 जो है, इसी वीडियो का जो पार्ट 2 है वो फटाफट से चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी इस वाले ये टोटल 100 MCQs रहने वाले हैं। इस वाले पार्ट में हम 50 MCQs कंप्लीट करेंगे। अपकमिंग पार्ट में हम जो रेस्ट 50 MCQs हैं वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और विदाउट एनी फर्दर डिले फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यस, तो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, कि जो सही ऑप्शन है उसको चूज करो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। व्हाट इज द सेंटेंस? मिखाइल गोर्बाचेव क्या थे? ही वॉज अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर, फाउंडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया, अ लीडर ऑफ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, अ लीडर अगेंस्ट रिफॉर्म्स इन द यूएसएसआर। क्या थे ये बताना है हमें। तो भाई हमें सीधी सी बात है, पता है कि ये जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के यूएसएसआर के। कब अपॉइंट हुए थे ये? 1985 में जनरल सेक्रेटरी बने थे। उसके बाद से ही डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस जो था वो शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट अरब स्प्रिंग वॉज। अरब स्प्रिंग क्या थी? ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट था जहाँ पे लोग अपने राइट्स की डिमांड कर रहे थे, तो ये सारी चीजें इसके अंदर चल रही थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस वर्क्स टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने के लिए काम करती है? तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी? वो है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ये जो है ये क्या करती है? जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे होते हैं उनको रोकती है, कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो कम हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्रेट टू ग्लोबल सिक्योरिटी। ग्लोबल सिक्योरिटी को इनमें से कौन सा थ्रेट नहीं पहुंचाता है? कौन सा इनमें से ग्लोबल सिक्योरिटी को खतरा नहीं पहुंचाता है, ये बताना है। तो राइजिंग प्राइसेस, यानी प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो ये चीज थोड़ी खतरा पहुंचाएगी, है ना। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एनवायरमेंट आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एनवायरमेंट के बारे में सही है? क्या क्या है भाई इसमें? एनवायरमेंट कंसर्न्स आर द पार्ट ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। क्या एनवायरमेंटल कंसर्न जो है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स का पार्ट है? तो भाई कुछ भी हो, ये वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको तो मैं करेक्ट मार्क करूंगी ही करूंगी। ठीक है, ये वाला तो मेरे आंसर में रहने ही वाला है। तो मैं कौन सा एलिमिनेट कर सकती हूँ यहाँ पे? फोर्थ एलिमिनेट कर सकती हूँ, राइट। फोर्थ कर दिया एलिमिनेट। अ कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट वॉज हेल्ड इन रियो डी जनेरियो। रियो डी जनेरियो में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1992 में। तो कॉन्फ्रेंस हुई थी, सही बात है, हुई थी। द यूएन हैज असाइंड द environmental programs to the यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन को यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन को क्यों देगा एनवायरमेंटल वाली जो चीज़ें हैं? वो तो रियो डी जनेरियो में हो रही हैं और अर्थ समिट के थ्रू हो रही है, तो ये चीज़ लिंक नहीं कर रही। अजीब सा सेंटेंस है। ठीक है, तो सी नहीं होगा, डी देख लेते हैं, बट डी भी चेक करना जरूरी है। वैसे तो हमें क्लियरली दिख रहा है आपका आंसर क्या हो सकता है, बट फिर भी डी एक बार देख लेते हैं। द अर्थ समिट वॉज ऑर्गेनाइज बाई यूनाइटेड नेशन। वेरी गुड, सही है। तो ए बी एंड डी किसमें है? सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, एलिमिनेट करने का ट्राई करो जितने भी आंसर्स जो है, जो आपको लग रहा है कि ये ऑप्शन बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो फर्स्ट यू हैव टू कंसिडर कि हम एक बार एलिमिनेट करके देखते हैं इस चीज़ को। ठीक है, और एलिमिनेट करके अगर जब देख रहे हो तो सही से चीज़ें चल रही हैं तो दैट्स गुड, आगे आप मूव कर सकते हो। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मेन कॉज क्या है? इसमें से मेन कारण क्या है? तो द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ग्लोबलाइजेशन का कॉज है? नहीं। द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, यस। न्यू टेक्नोलॉजी जैसे ही डेवलपमेंट होने लग गया इसका, तो वैसे ही ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई आगे। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द सेट ऑफ स्टेट्स दैट बिलोंग्स टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया ओनली। तो यहाँ पे जो सेट्स दे रखे हैं इनमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कौन से हैं, सिर्फ वही आइडेंटिफाई करने हैं। यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट द
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड 7 सिस्टर एंड देयर 1 ब्रदर। ये चीज़ मुझे कमेंट करके बताना कौन सी 7 सिस्टर्स हैं और उनका एक भाई जो कंसिडर किया जाता है वो कौन है। मुझे इस चीज़ से ये पता चल जाएगा कि आपने कितना डीपली एनसीईआरटी को पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है भाई। असम, मणिपुर, छत्तीसगढ़ हो सकता है या फिर मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड। तो मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड ही सही होगा। बाकी में अगर मैं देखूँ झारखंड नहीं है, छत्तीसगढ़ नहीं है, महाराष्ट्र नहीं हो सकता, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Choose the correct option to complete the sentence. 5-year plans were adopted by the government of India as a policy of। ये जो 5-year plans थे ये गवर्नमेंट के द्वारा अडॉप्ट किए गए थे। कैसी पॉलिसी के थ्रू अडॉप्ट किए गए थे, ये क्या सोचा गया था भाई कि हम क्या करेंगे, प्लान्ड वे में डेवलपमेंट करेंगे। तो पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट चैप्टर है ना, उसी से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो याद रखना, दो मार्क्स का उससे पूछा जाता है, 2 मार्क्स का यहाँ पे एक MCQ पूछ लिया, एक आगे शायद कुछ पूछ लेंगे, दैट्स इट। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Who gave a call for a nationwide railway strike in 1974? 1974 में नेशन वाइड रेलवे स्ट्राइक के लिए किसने बोला था यहाँ पे। ठीक है, तो ये जॉर्ज फर्नांडिस थे, इन्होंने ही ये जो स्ट्राइक थी वो लॉन्च करी थी। यहाँ पे आपको लग सकता है कि ये थोड़ा सा ऑड वन आउट नेम है, बट यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट द नेम। ठीक है, अगर मैं कंफ्यूज हो सकती हूँ इस चीज़ में तो आप भी हो सकते हो, हमें लगेगा क्योंकि उस टाइम पीरियड में रेलवे स्ट्राइक्स वगैरह चल रही थी, बट यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ दैट एग्जैक्ट पर्सन। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या क्या है, पाकिस्तान सेंट ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स टू कश्मीर। क्या पाकिस्तान ऐसा करता है? तो हाँ भाई, पाकिस्तान ऐसा करता तो है। तो यानी अच्छा, मुझे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, मुझे करेक्ट और इनकरेक्ट नहीं बताना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से देखते हैं सबसे पहले क्या क्या चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। Sheikh Abdullah became the Prime Minister of Jammu and Kashmir. The Punjab Accord was signed by Longowal and Rajiv Gandhi. Jammu and Kashmir was a princely state. सबसे पहले तो एक princely state था ना, उसके बाद ही तो ये सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं। तो इतना तो मुझे कंफर्म है कि डी जो है वो पहले आएगा, तो मैं इसको और इसको एलिमिनेट कर सकती हूँ, राइट। तो यानी ऑप्शन 1 एंड लास्ट वाला जो है वो एलिमिनेट हो गया, तो डी पहले आएगा, इतना तो कंफर्म है। अब डी के बाद ए आएगा या बी आएगा ये देखते हैं। ठीक है, तो डी के बाद ए आएगा या बी आएगा। ए क्या कह रहा है, पाकिस्तान सेल ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स टू कश्मीर और शेख अब्दुल्ला बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर। पहले ये यहाँ पे पाकिस्तान जो है ना इन्फिल्ट्रेटर्स भेजता है, मतलब वहाँ से जो घुसपैठिए होते हैं उनको इंडिया भेजता है। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट होने लग जाती हैं। तो यानी डी के बाद ए जो है वो सही रहेगा और उसके बाद फिर बी और सी। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो, मतलब ये एक आर्ट है, ये सीखनी होगी आपको, तभी आप MCQs में फुल मार्क्स स्कोर कर पाओगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following was the first prime minister to start economic reforms in India? तो ये राजीव गांधी ही थे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंडिया में लेकर आए थे। ठीक है, अब देखते हैं आगे ज़रा। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हमें गिवन है। क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं, एजर्शन एंड रीज़न दे रखा है और बताना है कि कौन सा जो है पार्ट वो सही दे रखा है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए अच्छे से। सारे ऑप्शंस विजिबल है। चलो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। इन मई 1977 की बात है, जनता पार्टी गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी हेडेड बाय जस्टिस जेसी। तो मतलब क्या, जस्टिस जेसी के द्वारा 1977 में तो जनता पार्टी गवर्नमेंट ने क्या एक कमीशन, इंक्वायरी कमीशन यहाँ पे बैठाया था और इसको जेसी जस्टिस जो थे वो हेड कर रहे थे। तो ये सही है या गलत है ये बताना है। ठीक है, पहले तो सबसे पहले सही या गलत एजर्शन रीजन में ये देखना बहुत ज़रूरी है, वेदर द स्टेटमेंट अलोन इज करेक्ट और नॉट। तो अगर मैं ए वाला देखती हूँ तो एजर्शन तो मुझे सही लग रहा है कि एजर्शन में तो भाई ऐसी बात कही गई थी। रीज़न पढ़ लेती हूँ अब मैं। रीज़न क्या कह रहा है, जस्टिस, ये जो शाह वर्ड है ना वो गलती से यहाँ पे आ गया है, ये जस्टिस जेसी शाह यहाँ पे है। ठीक है, अब देखते हैं। द कमीशन वॉज अपॉइंटेड टू इंक्वायर इनटू रीजन फॉर डिक्लेयरिंग इमरजेंसी बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। तो जो कमीशन था उसको अपॉइंट किया गया यहाँ पे कि वो इंक्वायरी बैठाए और बताए कि जो इमरजेंसी है वो डिक्लेयर कर दी गई है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस पर इंक्वायरी कमीशन बैठाया जाए। रीज़न सही नहीं है, ये कमीशन इसलिए तो नहीं बना था। तो यानी जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। एजर्शन तो सही है बट रीज़न यहाँ पे गलत है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट अबाउट द पॉलिटिकल डिसीजंस टेकन आफ्टर इंडिपेंडेंस रिलेटेड टू द डेवलपमेंट आर करेक्ट, कि कौन सी इनमें से जो पॉलिसीज़ हैं वो सही है, कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, देखते हैं। ठीक है, हाँ अब पढ़ते हैं।
Almost everyone agreed that the development of India should mean both economic growth and socio-economic justice. ठीक है, हर कोई इस चीज़ में बिलीव करता था कि इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस ग्रोथ जो है वो दोनों तरीके की ग्रोथ इंडिया में होनी चाहिए. आगे क्या है, इट वॉज ऑल्सो एग्रीड दैट दिस मैटर कैन नॉट बी लेफ्ट टू बिजनेस मैन, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फार्मर्स. यही लाइन लिखी हुई है ना एनसीईआरटी में कि इनके ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ. ओनली द गवर्नमेंट शुड प्ले अ की रोल टू इंश्योर ग्रोथ विद जस्टिस. नहीं, ऐसा ओनली वर्ड यहाँ पे, मतलब ये जो चीज़ें होती है ना हिंट देती हैं, जहाँ लिखा ओनली सिर्फ ऐसा ही हो सकता है, तो कई बार ऐसे सेंटेंस जो है वो गलत होते हैं. इट वॉज नेसेसरी टू कंसल्ट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज टू गेट पब्लिक अप्रूवल. ठीक है, तो ए, बी और डी, तो ऑप्शन सेकेंड जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. Which one of the following statements about the second 5-year plan is correct? Is not correct. Is not correct. ठीक है, तुम्हें भी ध्यान से पढ़ना है. not correct कौन सा गलत है इसमें, मतलब इसमें से कौन सा सही नहीं है. क्या ये it was drafted by some leading industrialist? तो जो second 5-year plan था वो सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था. फिर बी ऑप्शन क्या कह रहा है, इट इज स्ट्रेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज. हेवी इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट में तो ये कर रहा था. इट्स टाइम पीरियड वॉज 1956 टू 61. ठीक है. इट वांटेड टू ब्रिंग अबाउट क्विक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. हाँ ठीक है. ए ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा बिकॉज सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज़ को नहीं बोला गया था, गवर्नमेंट भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी. ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन हो जाएगा. विच अमंग द फॉलोइंग इज अ थ्रेट टू नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी. नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे कौन सा खतरा है, कौन सा थ्रेट यहाँ पे है. तो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को क्या खतरा पहुंचा सकता है, दैट इज टेररिज्म. टेररिज्म जो है इसको खतरा पहुंचा सकता है. आगे बढ़ते हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडिया, ये जो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है इंडिया के बारे में, इनमें से बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है. इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन द लेट 1940s. क्या इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो लेट 1940s में स्टार्ट हुआ था? यस, लेट 1940s में ही स्टार्ट हुआ था. आगे देखते हैं ज़रा. उसके बाद क्या बोला गया है हमें, नेहरू वॉज अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स. नेहरू जो थे वो न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट थे एंड प्लेटेड विद द सुपर पावर्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट. हाँ, ये भी बात सही है, नेहरू तो बिल्कुल ही अगेंस्ट ही रहते थे इन चीज़ों के. और अब मैं सी और चेक कर लेती हूँ. इंडिया वॉज इन सपोर्ट ऑफ एनपीटी. बिल्कुल भी नहीं. एनपीटी मैंने आपको बताया ना क्या थी, डिस्क्रिमिनेटरी थी, तो इसके सपोर्ट में कैसे होंगे हम. तो सी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा. ए एंड बी जो है यहाँ करेक्ट है ओनली. तो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 17th क्या कह रहा है, द सोवियत सिस्टम बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन मेकिंग लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर इट्स सिटीजन. सोवियत सिस्टम इतना ज़्यादा अथॉरिटेरियन, इतना ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक बनता हुआ चला जा रहा था कि जनता का जीना मुश्किल था. तो असर्शन सही है. रीज़न को देखती हूँ. द सोवियत यूनियन बिकेम अ ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सोवियत यूनियन जो थी, हाँ ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पूछ रहा है ना, तो हाँ ठीक है, उसके बाद ग्रेट पावर बन गई थी. तो क्या ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रही हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. दोनों स्टेटमेंट सही है बट एक्सप्लेन नहीं करी है, दोनों में अलग अलग चीज़ों की बात करी जा रही है. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे भी असर्शन और रीजन का ही क्वेश्चन है. क्या कह रहा है ये, देयर वाज अ लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ रिफ्यूजीज. लार्ज स्केल माइग्रेशन यहाँ पे रिफ्यूजीज का देखने को मिलता है हमें इनटू इंडिया ड्यूरिंग 1971 विद पाकिस्तान. ठीक है, असर्शन बिल्कुल सही है. पाकिस्तान हैड प्लान्ड द माइग्रेशन टू डिस्टर्ब द इंडियन इकोनॉमी. नहीं, ऐसा कुछ एविडेंस नहीं मिला है हमें, इतने ज़्यादा एलिगेशंस तो नहीं लगा सकते हैं. तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा. तो ध्यान रखना, वो टाइम नहीं बचा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ असर्शन और रीजन में ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा. यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट द आंसर, राइट. अब देखते हैं. विच Chinese leader paid an official visit to India in 1956. नाम ही ऑड वन आउट है भाई इनका. जाओ इन लाई, यही तो आए थे ना इंडिया विजिट करने के लिए. आगे देखते हैं. अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है. स्प्लिट इन कांग्रेस पार्टी, क्या कब हुई स्प्लिट इन कांग्रेस पार्टी, कब हुआ. इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी बाय इंदिरा गांधी. तो इसको ना स्टार्टिंग से देखते हैं ध्यान से. 5th जनरल इलेक्शन, अपॉइंटमेंट ऑफ लाल बहादुर शास्त्री एज प्राइम मिनिस्टर. तो मेरे अकॉर्डिंग हाँ भाई, लाल बहादुर शास्त्री तो सबसे पहले ही आए थे ना, जैसे नेहरू की डेथ हो गई थी, जो उसके जस्ट बाद यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री आ गए थे. तो सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा वो डी आएगा. सबसे पहला डी आएगा. डी तो और किसी ऑप्शन में है ही नहीं, और सबसे पहले में किस में है, लास्ट वाले में. तो मेरा आंसर जो है वो क्लियर हो गया. फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं. डी के बाद इन्होंने ए बोला है, तो इसके बाद कांग्रेस पार्टी स्प्लिट कर जाती है. फिर सी बोला है कि 5th जनरल इलेक्शंस होते हैं, और फिर उसके बाद इंदिरा गांधी इमरजेंसी इंपोज कर देती है. सब कुछ सही है, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पे गिवन है. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, ये बताना है. इट बिगेन इन 2008 द स्ट्रगल अगेंस्ट द टेररिज्म एंड पॉल्यूशन. एक मिनट इसमें, ठीक है.
It raised its voice against corruption and unemployment. It was basically a demand for democracy. इसका कुछ और भी यहाँ पे लाइन मेंशन होगी आई गेस, वो यहाँ पे रह गई है लिखना, बट मैं आपको मेंशन करके पीडीएफ जब प्रोवाइड करूँगी तो उसमें यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो सी क्या है, सी में हम देख लेते हैं इट रेज द वॉइस, तो ये सी वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है बिल्कुल भी। ए सही है, ए के बाद यहाँ पे बी जो है वो सही है कि टेररिज्म के अगेंस्ट जो स्ट्रगल था वो चल रहा था। ये एक्चुअली में वही उस टाइम पीरियड की ही बात हो रही है, मैं बता देती हूँ क्या है ये, अरब स्प्रिंग के टाइम पीरियड की ही बात हो रही है, ठीक है। तो उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ए और बी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन ऑन डिफेंस मैटर्स बिटवीन नेशंस ऑन अ रेगुलर बेसिस इज नोन एज, किस नाम से जानते हैं इसको हम, कि भाई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं हम एक दूसरे के साथ, अपनी अपनी बातें बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं ताकि ट्रस्ट बना रहे, दैट इज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू, वेरी इजी क्वेश्चन। तो इनके जस्ट बाद जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन बने थे वो बताना है। अभी हमने देखा था कि उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री आए थे, बट कुछ टाइम पहले उनसे मतलब थोड़े से टाइम पीरियड के लिए जगजीवन राम जो थे वो भी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो ये वाला जो आंसर है वो सही हो जाएगा, ठीक। 23 का ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क, इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि सार्क का मेंबर नहीं है। इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, चाइना। चाइना कैसे हो सकता है, साउथ, अच्छा मैं नहीं बताऊंगी फुल फॉर्म आप बताओगे मुझे कॉमेंट में सार्क की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो डी ऑड वन आउट हो जाएगा। Which one of the following princely states initially opposed joining the Indian Union, इनमें से कौन सा स्टेट था जो स्टार्टिंग में इंडियन यूनियन को ज्वाइन नहीं करना चाहता था, अपोज कर रहा था, तो हैदराबाद था वो, ठीक है। Which one of the following आर कॉमन फीचर्स फॉर बोथ द प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग, दोनों के लिए ही यहाँ पे कॉमन फीचर्स क्या है प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में। बोथ आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, हाँ दोनों नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ही हैं। बोथ हैव सिग्निफिकेंट रोल्स ऑफ स्टेट, दोनों में सिग्निफिकेंट रोल है स्टेट का, नहीं ऐसा तो नहीं है। उसके बाद क्या कह रहा है, बोथ हैव द प्राइम मिनिस्टर एज चेयरपर्सन, दोनों में ही चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर है, ये याद रखना। बोथ हैव द पावर्स टू एलोकेट फंड्स, नहीं 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 नहीं। तो ए और सी जो है वो सही होगा। ए और सी किस में है, डी ऑप्शन में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द रिजल्ट ऑफ 1989 लोकसभा इलेक्शंस जो हुए, इनमें से किस चीज कौन सा वाला जो है वो करेक्ट नहीं है, ये बताना है। कांग्रेस पार्टी एमर्ज्ड एज द, कांग्रेस पार्टी लार्जेस्ट पार्टी की तरह इमर्ज होती है इस टाइम पीरियड में, और वीपी जो सॉरी नेशनल फ्रंट की जो सरकार है वो उस टाइम पीरियड बनती है, और वीपी सिंह जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। मंडल कमीशन को अपॉइंट कर दिया जाता है। 1989 के बारे में ट्रू नहीं है, तो डी वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। इस टाइम पीरियड में मंडल कमीशन को अपॉइंट नहीं किया गया था। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, which among the following political was not a part of the Jayaprakash Narayan's led People's March to Parliament 1975, तो इनमें से कौन सा उनका पार्ट नहीं था, पॉलिटिकल एजेंडा का पार्ट नहीं था, ये देखना है हमें। इनमें से कौन सा नहीं था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से तो नहीं थे वो, तो पॉलिटिकल लीडरशिप पूछी हुई है, तो ये इस मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि पीपल्स मार्च जाने वाले थे, तो इनमें से इनकी पॉलिटिकल पार्टी का कौन सी पार्टी थी जो उस टाइम पीरियड में पार्ट नहीं थी। तो CPIM जो थी वो इनका पार्ट नहीं थी, बाकी सारे के सारे पार्ट था। भारतीय जनसंघ भी था, भारतीय लोकदल भी, सोशलिस्ट पार्टी, ये सारे एक साथ आ रखे थे, जस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इनके साथ नहीं थी, ठीक है। अब देखते हैं 2 स्टेटमेंट्स गिवन है, इनको फटाफट से कवर कर लेते हैं। क्या क्या स्टेटमेंट गिवन है। असर्शन कह रहा है इंडिया प्लेडेड विद द सुपर पावर्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, येट इंडिया अपोज्ड द इंडेफिनिट एक्सटेंशन ऑफ NPT एंड ऑल्सो रिफ्यूज टू साइन CTBT। हाँ बिल्कुल सही है। दीज ट्रीटीज वर सिलेक्टिवली एप्लीकेबल टू द नॉन न्यूक्लियर पावर्स, ये सारी ट्रीटीज नॉन न्यूक्लियर पावर्स के ऊपर ही ज़्यादातर थोपी जा रही है, ये लेजिटिमाइज करते हुए कि जो ज़्यादातर पावर है, न्यूक्लियर पावर है, वो किसके हाथ में रहेगी, वो परमानेंट 5 मेंबर्स के हाथ में रहेगी। बिल्कुल सही है दोनों सेंटेंसेस, और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर असर्शन रीजन का एक और क्वेश्चन है। साउथ एशिया स्टैंड्स फॉर डाइवर्सिटी इन एवरी सेंस, साउथ एशिया जो है वो डाइवर्सिटी के लिए ही एग्जिस्ट करता है वहाँ पे, क्योंकि डेमोक्रेसी भी है बेसिकली, ठीक है। डिस्पाइट मेनी प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशंस, एक सेकेंड, यहाँ पे तो ये लिखा ही नहीं है। एवरी सेंस इवन देन द वेरियस कंट्रीज इन साउथ एशिया हैव द सेम काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, क्या सारी कंट्रीज में सेम पॉलिटिकल सिस्टम है? नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान को देखो, इवन श्रीलंका को देखो, तो चीज़ें ऐसी नहीं है, ठीक है। हर जगह पे मिलिट्री या फिर अलग अलग तरीके का रूल जो है वो देखने को मिल रहा है, तो असर्शन मेरा गलत हो जाएगा।
हाँ सब एस्पायर करते हैं डेमोक्रेसी को, ये चीज़ सही है, तो एजर्शन गलत है मेरा और रीज़न जो है वो ट्रू है, तो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द कंट्री विच इज़ नॉट लैंड लॉक। लैंड लॉक समझते हो कि एक ऐसी कंट्री जो पूरी की पूरी लैंड लॉक नहीं है, उसके आसपास वाले एरिया में भी मतलब पानी एग्जिस्ट करता है, सी एग्जिस्ट करता है, तो कौन सी है इनमें से? बहुत ईजी है, बी श्रीलंका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द कंट्री विच शेयर इट्स बॉर्डर विद मोस्ट ऑफ द साउथ एशियन कंट्रीज। तो इनमें से कौन सी है जो साउथ एशियन कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है? इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि क्या करती है, बॉर्डर शेयर करती है ज़्यादातर साउथ एशियन कंट्रीज के साथ? तो इंडिया ही है। इंडिया देखो भूटान के साथ, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, अफगानिस्तान के साथ, इन सब के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रही होती है। ठीक है, आगे एनडीए की अगर हम बात करें, एनडीए गवर्नमेंट प्रेजेंटेड विच बिल इन जो एनडीए की जो गवर्नमेंट आती है तो वो कौन सा बिल प्रेजेंट करती है राज्यसभा में ऑन 5 अगस्त 2019? याद करो भाई, ये दिन ऐतिहासिक दिन था ये। फॉर द एबोलिशन ऑफ सेक्शन 370 एंड आर्टिकल 35A। तो ये वाली जो चीज़ थी कब अबॉलिश करी गई थी? इस डेट को अबॉलिश करी गई थी। डेट इज इंपॉर्टेंट, डेट याद रखनी है। और क्या था ये, क्या अबॉलिश किया गया था ये बताना है। ठीक है, तो ये था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो था, इसको यहाँ पे अबॉलिश कर दिया था, खत्म कर दिया था और बोला था कि अब से जम्मू कश्मीर भी एक नॉर्मल स्टेट की तरह रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई इन्फ्लेशन? इनमें से कौन सा है जो हाई इन्फ्लेशन के लिए, महंगाई जो बढ़ रही है उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन द इंटायर वर्ल्ड इन द 1970s? तो कौन सा है इनमें से जो रिस्पॉन्सिबल है? वो है अरब इसराइल वॉर। ठीक है, जितनी भी ये चीज़ें चल रही है ना, अरब इसराइल वॉर की वजह से ही हमें देखने को मिल रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिक्स? ब्रिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? ब्रिक्स में कौन सी 5 कंट्री है? देखो मैं लास्ट की 2 पूछूंगी, अभी बस स्टार्टिंग की 3 बता रही हूँ। ठीक है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया। अब सी और एस का आप बता दो फटाफट से कमेंट सेक्शन में। टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वल इकोनॉमिक बेनिफिट्स अमंग द मेंबर अमंग इट्स मेंबर स्टेट्स। हाँ ठीक है। नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल, नहीं, जब एक सही हो गया तो ऑफ कोर्स बाकी तो सही होने नहीं है। आगे देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सार्क, और फिर है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन, फिर है एशियान, फिर प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन चाइना। तो इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। देखते हैं सबसे पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। सबसे पहले जो इनमें से हो सकता है वो था एशियान की इस्टेब्लिशमेंट। सबसे पहले एशियान को इस्टेब्लिश किया गया था कब? हाँ ये रहा, एशियन वाला सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो थर्ड जो है वो सबसे पहला ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद किसी और में भी है थर्ड क्या? नहीं, तो थर्ड है ओनली बी में, तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। सबसे पहले एशियन इस्टेब्लिश होता है, उसके बाद क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन होता है चाइना में एग्रीकल्चर का, उसके बाद सार्क इस्टेब्लिश होता है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन लास्ट में इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट ग्लोबलाइजेशन? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है ग्लोबलाइजेशन के बारे में? ग्लोबलाइजेशन एक वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ग्लोबलाइजेशन इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इज इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना। तो यही सही है, डी ऑप्शन सही है, मल्टी डायमेंशनल है, ऐसा नहीं है कुछ कि एक ही साइड से ही सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज इज नॉट अ ग्लोबल कॉमन? इनमें से कौन सा ग्लोबल कॉमन नहीं है, ये बताना है हमें। इनमें से कौन सा ग्लोबल कॉमन नहीं है ये बताना है हमें, तो बता देते हैं भाई फटाफट से, 1 सेकेंड। इनमें से ग्लोबल कॉमन नहीं है फॉरेस्ट, क्योंकि अंटार्कटिका ग्लोबल कॉमन का पार्ट है, ओशन ग्लोबल कॉमन का पार्ट है, और आउटर स्पेस भी ग्लोबल कॉमन का पार्ट है, बट फॉरेस्ट मतलब ग्लोबल कॉमन का पार्ट नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंसर्न अंडर ट्रेडिशनल सिक्योरिटी? इनमें से कौन सा जो है वो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है, तो ये बताना है। अटैक बाय अ नेबरिंग कंट्री, नेबरिंग कंट्री अगर अटैक कर रही है तो ये चीज़ जो है वो क्या है? ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है भाई यूनाइटेड नेशंस का? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है यूनाइटेड नेशंस का? टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट। अब बस थोड़े से और बचे हुए हैं, उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से। ऑन 19 मार्च 2003 द यूएस लॉन्च इट्स इन्वेजन ऑफ इराक अंडर द कोड नेम ऑफ, क्या नाम रखा था? कोड नेम क्या था? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम नाम ये था, बट काम कुछ और था, पर्पस कुछ और था। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन? इनमें से कौन सी है जो सोवियत यूनियन का पार्ट नहीं थी? तो इनमें से कौन सी नहीं थी? इटली कभी इसका पार्ट नहीं थी। ठीक है, इटली तो यहाँ कहाँ से आ जाएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड अ पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज फॉर द फर्स्ट टाइम? तो सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर कहाँ से बिलोंग करते थे? ये बिहार से बिलोंग करते थे। मैप भी पूछा जाता है तो याद रखना है इसे, मैप की वीडियो मैं ले आऊंगी, टेंशन मत लो, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग
इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन, अपॉइंटमेंट ऑफ मनमोहन सिंह एज प्राइम मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, और फिर उसके बाद साइनिंग ऑफ द पंजाब अकॉर्ड विद लोंगोवाल, अपॉइंटमेंट ऑफ राजीव गांधी एज प्राइम मिनिस्टर। तो देखना है सबसे पहले कौन सा आ रहा है इसमें से। तो सबसे पहले जो आना चाहिए वो है फोर्थ, कि राजीव गांधी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। राजीव गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पंजाब और लोंगोवाल अकॉर्ड जो है वो साइन होगा, तो 4 के बाद 3 आना चाहिए। और उसके बाद हमें मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट होते हुए हम देखते हैं, फिर मनमोहन सिंह जो है वो लास्ट में आते हैं। तो 4 3 1 2 जो है वो बन जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Who among the following announced a nationwide सत्याग्रह, एक नेशन वाइड जो सत्याग्रह था वो अनाउंस किया था 1975 में फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। किसने मांग करी थी कि रिजाइन करो इंदिरा गांधी, आप हटो अपनी पोस्ट से? तो ये थे जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण, का नाम मत भूलना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है? असर्शन कह रहा है 1969 में कांग्रेस पार्टी ने स्प्लिट फेस किया। ठीक है, वेरी गुड, सही बात है। फैक्शनल राइवलरी जो थी वो एग्जिस्ट कर रही थी कांग्रेस सिंडिकेट और कांग्रेस इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस के बीच में। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, दोनों एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा और बचा है, प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप बाय, प्लानिंग कमीशन को किसने सेटअप किया था? अ रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक रेजोल्यूशन लेकर आई थी, उसके जरिए यहाँ पे इसको एस्टैब्लिश किया गया था। हु एडवांस द टू नेशन थ्योरी किसने एडवांस करी? दैट लेड टू द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसकी वजह से ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हो गया। कौन था ये थी मुस्लिम लीग। ठीक है, अब आगे देखते हैं 49। द यूनाइटेड नेशंस इज एक्सपेक्टेड टू कोप बेटर विद द यूनिपोलर वर्ल्ड। तो ऐसा माना जाता है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो यूनिपोलर वर्ल्ड से अच्छी तरीके से डील कर सकता है। असर्शन सही है। आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन मेनी न्यू कंट्रीज जॉइन द यूनाइटेड नेशंस। हाँ, दोनों बात अलग अलग हैं और ठीक है, बट एक्सप्लेन नहीं करेंगे एक दूसरे को, तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अभी 50 क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन 1990 द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द कॉमन पीपल ऑफ नेपाल वांटेड टू हैव अ मोर ओपन एंड रिस्पॉन्सिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। एजर्शन क्या कह रहा है कि जब 1990s में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रही थी, तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज और कॉमन पीपल जो थे वो चाहते थे कि और ओपन पॉलिसीज यहाँ पर लेकर आई जाए सरकार के द्वारा। रीजन कह रहा है द किंग विद द हेल्प ऑफ आर्मी रिटेन्ड फुल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट, और राजा ने क्या किया, पूरा कंट्रोल अपना गवर्नमेंट के ऊपर जमा लिया, और क्या किया, जो एक्सपैंड करी थी डेमोक्रेसी उसको रोक दिया। तो दोनों चीज़ें सही हैं, एक्सप्लेन भी करेंगे एक दूसरे को, तो ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अब भाई आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हमारी टॉक्स पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बातों को एक बारी जान लेते हैं। इतना तो कर लिया हमने, इसके अलावा ठीक है, हाँ विजिबल है भाई जो भी मैं लिख रही हूँ। नेटवर्क इशू है लगता है। ठीक है, देखो अभी मैंने आपको क्या क्या करवा दिया है, पहले इसको देख लेते हैं। अभी हमने क्या कर लिया है, जितने भी 6 मार्कर क्वेश्चंस थे उसकी पूरी एपिसोड पेपर लीड की बना दी है, चैनल पे अपलोड कर रखी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाओ उसको देखो, कंप्लीट करो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वॉच दैट। उसी से ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा मैंने उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में वहीं पे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर रखी है PDF की, तो वहाँ से भी आप वीडियोस एक्सप्लेनेशन देखने के बाद याद कर सकते हो और लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या किया है मैंने, जितने भी 4 मार्कर्स थे इनके लिए तो सिंगल वीडियो में ही कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, सेम गोज विद 2 मार्कर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पेपर लीक सीरीज के उनको भी सिंगल वीडियो में कंप्लीट करा दिया। MCQ का फर्स्ट पार्ट 100 MCQs कराने का मैंने प्रॉमिस किया था, जिसमें से अभी MCQ का ये जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जो था वो कंप्लीट करवा दिया। पार्ट 1 कंप्लीट करा दिया 50 क्वेश्चंस। ठीक है, पार्ट 2 शाम तक आएगा, उसमें भी मैं नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चंस हैं वो भी कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद क्या प्रॉमिस किया था, सारे प्रॉमिस याद है मुझे, कुछ भी नहीं भूली हूँ मैं बिल्कुल भी। इसके बाद क्या था, मैंने बोला था कि मैं मैप्स करा दूंगी आपको, और क्या बोला था मैंने कि मैं आपको कार्टून बेस्ड क्वेश्चन करा दूंगी। इन दोनों चीज़ों के वीडियोस जो आपको कल मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद मैंने एक और चीज़ बोली थी, केस बेस्ड वाले जो क्वेश्चंस हैं वो कई बार नहीं समझ में आ रहे होते हैं, तो केस बेस्ड वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए वीडियो आ जाएगी या तो कल या तो परसों। ठीक है, उसके बाद 2 जो गेस्ट पेपर हैं
2 जो गेस्ट पेपर हैं वो लेकर आऊँगी मैं, जिनको भाई एग्ज़ाम में जाने से पहले सॉल्व करना ही करना है, ठीक है। उसके आंसर की भी प्रोवाइड करा दूँगी, इसको सॉल्व करके ही जाना है किसी भी हालत में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और मैं नहीं चाहती कि आप ज़रा सा भी मिस करो। मैं चाहती हूँ कि आप जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाए ना, तो आप मुझे खुद मैसेज करके बताओ, खुद कमेंट करके बताओ कि मैम आपकी हेल्प की वजह से आज इतनी अच्छी तरीके से हम एग्ज़ाम दे के आए हैं और बहुत अच्छे मार्क्स हम स्कोर करने वाले हैं। इसीलिए मैं सारा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वही करवा रही हूँ इस टाइम पीरियड में, कुछ भी ऐसा नहीं करवा रही हूँ जो बहुत इररिलेवेंट हो, ठीक है। बस आपसे मुझे यही एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक कर दिया करो, एक कमेंट कर दिया करो प्यारी सी, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं ऐसे ही फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड करती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक्ड इट।